मैंने कहा, लेकिन आप तो नहाई थी। बाजी मुस्कुरा कर बोली, वो तो मैं फारिग हुई थी, इस वजह से मैं नहाई थी। लेकिन तुम मोना के साथ रहो, इसको तुम्हारी ज़रूरत है। और डॉक्टर ने क्या बताया? फिर मैंने बाजी को डॉक्टर नूर की सारी बात बता दी। बाजी बोली, कोई बात नहीं, तुम इसके साथ रहो। बाजी की बात सुनकर मैंने इनको अपने साथ लगा लिया और फिर मैं वापस नीचे मोना के पास आ गया। लेकिन मेरे आने तक मोना सो चुकी थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं बाजी के पास वापस चला जाऊं, लेकिन फिर मैं भी लेट गया और पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह मुझे आलिया ने उठाया। मैंने आंखें खोली तो वो बोली, रात लगता है तुमने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी तुम सो रहे हो। मैंने इसको पकड़कर खींच लिया और अपने साथ लगा लिया और कहा, तुम्हें बहुत पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। तो आलिया बोली, इतना तो मुझे पता है कि तुम बाजी के पास नहीं गए। और मोना के बारे में बाजी बता रही थी कि डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा, फिर तुमने कौन सा मुझे लिफ्ट करवाई? आलिया बोली, तुम एक दफ़ा मेरे पास आते तो सही, मैं तुम्हें जाने देती तो फिर कहते। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब जब आऊँगा पूरा एक हफ्ता इधर ही रहूँगा। तो आलिया मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, चलो ठीक है, उठ जाओ इससे पहले कि तुम्हारी बीवी अंदर आ जाए। और ये बात करके वो चली गई। मैं उठकर बाहर आया और फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। बाजी बोली, क्या तुम लोगों ने वापस गांव जाना है? मैंने कहा, जी, मैं परसों तक वापस आ जाऊंगा। बाजी बोली, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम भी इस घर में टेलीफोन लगवा लें। मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद यही चाहता था। मोना भी बोली, बाजी आप ठीक कह रहे हैं, किसी वक्त भी इमरजेंसी पड़ सकती है तो हम आपको फ़ोन कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आज गांव जाते हुए दफ्तर में एप्लीकेशन जमा करवा दूंगा। और फिर बाजी और आलिया हम दोनों से मिलकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गईं और मोना ने भी अपनी पैकिंग कर ली थी। इस वजह से हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे और सीधा टेलीफोन वाले दफ्तर गए। वहाँ पर मैंने अपने घर का एड्रेस और टेलीफोन लगने की एप्लीकेशन दी, जिसका इन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया। लेकिन मैंने फाइल के अंदर कुछ पैसे रखकर लाइनमैन को दिए तो इसने मुस्कुरा कर कहा, सर जी, 3-4 दिन में टेलीफोन लग जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, और फिर हम गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी कुछ खास नहीं हुआ। मोना मेरे साथ ही लगकर बैठी रही
और इस तरह हम गांव पहुंच गए। हम घर आए तो रेहाना घर नहीं थी। मैंने खाला से पूछा तो वो बोली वो तुम्हारी चची के घर गई है। मैंने हैरानगी से देखा तो इन्होंने अपनी आंखें झुकाकर इत्मीनान का इजहार किया और मोना की तरफ देखा। मैं इनकी बात समझ गया। पानी वगैरह पीने के बाद मैंने कहा ठीक है, मैं अब डेरे पर जा रहा हूँ। ये बात करके मैं मोटरसाइकिल पर घर से बाहर निकलने लगा तो रेहाना अंदर आ रही थी। रेहाना मुझे देखकर बोली तुम कब आए? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन आप घर पर नहीं थी। तो रेहाना मुस्कुराकर बोली तेरी चची की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वही पूछने के लिए गई थी। मैंने पूछा इनको क्या हुआ? तो रेहाना बोली इनका पेट खराब है और थोड़ा बुखार भी है। मैंने कहा चलें, ठीक है, मोना को बता देना, वो भी पता ले आएगी। मेरी बात सुनकर रेहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और मैंने कहा मैं खेतों में जा रहा हूँ। और ये बात करके मैं डेरे पर आ गया। डेरे पर शहनाज नहीं थी। शायद वो डेरे की सफाई करवा कर बाग में चली गई थी। मैं भी बैठा ही था कि मुझे कोसर आती हुई दिखाई दी। जैसे ही कोसर डेरे पर आई तो मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसको अंदर ले आया। वो कुछ और ही समझी थी। मैंने कहा शहनाज ने तुम्हें मना नहीं किया यहाँ आने से? कोसर बोली किया है, लेकिन आज आपके चचा शहर गए हुए हैं तो मैंने सोचा कि शहनाज से मिलूं। वैसे आप भी तो शहर थे, कब आए? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ। मैंने कहा अगर चचा को पता चल गया तो वो तुम्हें उगलवा लेंगी कि मेरा शहनाज से क्या रिश्ता है। तो कोसर मुस्कुरा कर बोली लगता है आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन बेवफाई नहीं कर सकती। मैंने आपको अपना दिल दिया है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। मैंने कहा मुझे तुम्हारी जान मैंने कहा मुझे तुम्हारी जान की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे जब चाहिए होगी ले लोगी। तो कोसर ने मुझे साथ लगा लिया और बोली आप वाकई कमाल के हैं। फिर हम बैठकर थोड़ी देर बातें करते रहे और इस दिन शहनाज के साथ होने वाले वाक़े के बारे में बातें की। और फिर कोसर वापस चली गई। कोसर के जाने के बाद शहनाज भी आई तो मैंने इसको कहा कि नवाज को भेजे। शहनाज बोली वो गंदम की कटाई करवा रहा है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ही इसके पास चला जाता हूँ। और फिर मैं और शहनाज दोनों इसके पास आ गए। शहर में मैंने मंडी से गंदम का रेट पता कर लिया था और जो रेट मुझे नवाज ने बताया इसमें 10-20 का ही फर्क था। तो मैंने नवाज से कहा ये गंदम यहीं बेच दे। इसने कहा ठीक है, मैं कल इन लोगों को बुला लेता हूँ।
दो तीन पार्टियां हैं जो रेट हमें ज़्यादा देंगी, हम इसको दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। गंदम की फसल काफ़ी अच्छी हुई थी, दाना भी मोटा था और मोटे दाने से मुराद अच्छी वाली गंदम थी। शाम तक कुछ खास न हुआ। जैसे ही मैं डेरे से निकलकर घर जाने लगा तो मुझे रहीला बाजी आती हुई दिखाई दी। इनको देखकर रुक गया। इनके हाथ में डोल था। वो मुझे देखकर खुश होती हुई मेरे पास आ गई। मैंने कहा, खैरियत है, आज आप हमारे डेरे पर आए हैं? तो वो अपने हाथ में डोल दिखाते हुए बोली, मुझे दूध चाहिए था, मैं वो लेने आई हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज हमारे डेरे से, क्योंकि रहीला बाजी दूध हमेशा ताया लोगों के डेरे से लेती थी। तो मेरी बात सुनकर रहीला बाजी बोली, ये तो सिर्फ एक बहाना है, मैं तो तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, खैरियत है, मुझसे मिलना चाहती थी? तो मेरी बात सुनकर इनके चेहरे पर मायने ख़ेज़ मुस्कुराहट आ गई और बोली, लगता है तुम मुझे भूल गए हो। मैंने कहा, आप भी कोई भूलने वाली चीज़ है? तो रहीला बाजी थोड़ा आगे आई और बोली, फिर पूछ क्यों रहे हो? मैं तुमसे क्यों मिलना चाहती थी? मैंने इर्द गिर्द देखा और कहा, इस वक्त तो मैं आपसे नहीं मिल सकता। रहीला बाजी बोली, मैं कब कह रही हूँ तुम इस वक्त मिलो? तो मुझे वक्त बताओ, मैं सुबह आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। सुबह 11 बजे आपने मेरे खेतों वाले कमरे की पिछली साइड पर जाना है, मैं वहीं आपको मिलूंगा। रहीला बाजी खुश हो गई और बोली, ठीक है। और ये बात करके वो जाने लगी तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, दूध तो लेते जाएं। तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैं जो चाहती थी मुझे मिल गया। मैंने कहा, आप फिर भी दूध ले जाएं, लेकिन इसके बदले मैं भी आपको देना होगा। और ये बात करके मैंने इनके चेहरे से नीचे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोली, मैंने कब इनकार किया है? और फिर मैंने इनके हाथ से डोल पकड़ा और हम दोनों डेरे के अंदर आ गए। मैंने वो डोल शहनाज को दिया और इसको भरने को कहा और हम दोनों चारपाई पर बैठ गए। शहनाज ने वो डोल भरकर बाजी को दिया। मैंने कहा, आप पैदल जाएंगी? आप मेरे साथ बाइक पर बैठे, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मैं आपको उतार दूंगा। रहीला बाजी और खुश हो गई और मेरे साथ बाइक पर बैठी और हम घर की तरफ आ गए। मैंने इनको घर उतारा तो आसिफ ने अपने घर से निकलते हुए देख लिया और ये देखकर इसका मुंह बन गया। बाजी ने इसकी तरफ ध्यान ना दिया और अंदर चली गई और मैं वापस मुड़ा तो आसिफ दरवाजे के आगे ही खड़ा था। मैंने मोटरसाइकिल रोककर इससे सलाम ली और कहा, फिर आजकल क्या चल रहा है? तो आसिफ ने मुंह बनाते हुए कहा,
तो आसिफ ने मुंह बनाते हुए कहा, यार चलना क्या है, मुझे तो खुशी से ज़्यादा गमी लग गई है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? तो आसिफ बोला, किरण जब से उम्मीद से हुई है वो तो अब पास आने नहीं देती, कहती है डॉक्टर ने मना किया है। मैंने कहा, हो सकता है डॉक्टर ने मना किया हो, लेकिन तुम थोड़ा सब्र कर लो। आसिफ मुस्कुरा कर बोला, क्या तू सब्र कर सकता है? मैंने ना में सर हिलाया। तो आसिफ बोला, हाँ, तेरे पास शहर वाली जो है। मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, नहीं, मेरा इनके साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कभी दिल करे तो बाहर चला जाता हूँ। तो आसिफ मेरी बात सुनकर मुस्कुराया। मैंने कहा, वैसे तुम भी तो खेतों में जाते हो। आसिफ बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अब किरण से मोहब्बत इतनी है कि इसके बगैर रहा ही नहीं जाता। मैंने कहा, फिर भी डॉक्टर की बात पर अमल करना, ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। आसिफ बोला, हाँ यार, मैंने भी यही सोचकर खुद को रोका हुआ है। तू सुना, तू कब खुशखबरी दे रहा है? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोशिश तो जारी है, अब ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। आसिफ अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। मैंने कहा, नहीं यार, अभी डेरे से वापस आया हूँ, अब घर जाकर थोड़ा फ्रेश होकर ही चाय पीऊँगा। और ये बात करके मैं घर वापस आ गया। जैसे घर दाखिल हुआ तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू मेरे नाक में गई। मैंने देखा तो लकड़ियों पर मिट्टी का देगचा रखा हुआ था। मैंने उस्मा से पूछा तो वो बोली, भाई जर्दा बना रहे हैं। जर्दा जो मुझे काफ़ी पसंद था, और मुझे अम्मी के हाथ का ही जर्दा पसंद था, लेकिन अम्मी ने अपने हाथ का जादू उस्मा के हाथ में दे दिया था। मैंने पूछा, अम्मी किधर हैं? उस्मा मुस्कुरा कर बोली, वो नहा रही हैं। उस्मा की मुस्कुराहट में ही मेरा जवाब था, जैसे वो मुझे कहना चाह रही हो वो तैयारी कर रही हैं। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि रेहाना नहाकर बाहर निकली, तो मैं इसको देखकर हैरान रह गया। इसके बालों से पानी टपक रहा था। इसे मुझे देखकर मायनी खीस मुस्कुराहट दी। फिर मैं चारपाई पर बैठ गया। मोना मेरे लिए पानी ले आई। इसके बाद मैं भी फ्रेश होने के लिए चला गया, और फिर वापस आकर मैं छत पर आ गया। चूंकि उस्मा और मोना जर्दा बना रही थीं, इसलिए शाजिया और खाला दोनों ऊपर आ गईं और बोली, फिर तुम्हारी शहर में कैसी गुजरी? आखिर तुम्हारे पास 2-2 बीवियां थीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वैसे हैरानी की बात है, दोनों के होते हुए मैंने कुछ नहीं किया। खाला हैरान होते हुए बोली, क्यों, खैरियत थी? कहीं दोनों के दरमियान तो नहीं लटक गए? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मोना को तो डॉक्टर ने मना किया था, और बाजी आरफा के दिन चल रहे थे, तो खाला ने मुझे हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए कहा,
कुछ तो शर्म करो। अब तुम्हारी आरफा से शादी हो गई है, अभी भी तुम इसको बाजी कह रहे हो। मैंने इनका खाला बाजी कहकर मैंने कहा खाला बाजी कहकर जो सुकून मिलता है वो वैसे नहीं मिलता। तो शाजिया बोली, मतलब कि खाला के मुकाबले में आपको उस्मा और मुझसे ज्यादा सुकून मिलता है। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ बाजी आरफा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी बाजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको बाजी कहने में मजा आता है। वो भी मुझे अक्सर मना करती हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तो शाजिया मुस्कुरा कर बोली, इसका मतलब आपके 2-3 दिन बेकार गए। मैंने दिल में सोचा, अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो डॉक्टर नूर से भी मिल कर आया हूँ। खैर हम इसी तरह बैठकर बातें करते रहे। शाजिया बोली, आपने वापस कब जाना है? मैंने कहा, परसों जाना है। आज तो रेहाना तैयार है, कल तुम लोगों से मिलकर फिर परसों चला जाऊंगा। मैंने कहा, आप लोगों ने बस इसका ध्यान रखना है कि कहीं वो दोबारा चचा लोगों की बातों में ना आ जाए। खाला बोली, अब तुम जानते हो कि मैं तो इस घर जा नहीं सकती। मैंने कहा, खाला आपने जाना भी। मैंने कहा, खाला आपने जाना भी नहीं है। शाजिया या उस्मा को भेज दें, और हो सकता है चचा को इनसे ही कुछ शर्म आ जाए। शाजिया बोली, भाई जब रेहाना खा चुकी है। शाजिया बोली, भाई जब रेहाना कह चुकी है क्या वो ऐसा काम नहीं करेगी? मुझे लगता है हमें इसकी बात पर यकीन करना चाहिए, और जिस तरह वो आज आपके लिए तैयार हो रही है, वो सच में आपसे मोहब्बत करने लगी है और आपको ही अपना सब कुछ मानती और आपको ही अपना सब कुछ मानने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि मेरी शादी के बाद मैं तो कहती हूँ कि मेरी शादी के बाद अब इन तीनों को शहर ले जाइएगा। मैंने कहा, नहीं, गांव में भी किसी को रहना होगा, क्योंकि गांव की अपनी जिंदगी है, शहर की जिंदगी पुरसुकून नहीं है। बातें करते करते रात का अंधेरा छा गया और नीचे से इन्होंने आवाज दी कि भाई आ जाएं, खाना तैयार है। और हम तीनों उतरकर नीचे आ गए। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।